मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, रूलिंग द कंट्री साइड्स। तो हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स कर लिया, अभी सेकंड थर्ड चैप्टर है हमारा ना। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में, हम लोग इसके पहले पढ़ा था ब्रिटिश ने किस तरह से कन्कर किया इंडिया के अंदर, अपनी कितनी सारी पॉलिसीज़ बनाई थी। अब हम लोग उसके नीड्स क्या क्या पॉलिसीज़ थी, एग्रीकल्चर से बाकी सारे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले जो पीजन, मतलब यहाँ पे पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर। ठीक है, तो पीजन मतलब होता है फार्मर। तो यहाँ पे पीजेंट्स जो भी थे उनका कंडीशन जो था वो बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड कंडीशंस, और वो बहुत ही अच्छी लीड अपनी लाइफ जो थी वो पीसफुली इंजॉय कर रहे थे। उनको जो था, जो भी चीज़ें थी वो सफिशेंट था। जैसे वो अगर द विलेजर्स नीड सेल्फ सफिशेंस, कहा गया कि उनको जो भी चाहिए था खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, वो एग्रीकल्चर से नीडेड थे। खेती करते थे, वो अनाज उगाते थे, ग्रो करते थे, और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो था वो पे करते थे एज अ टैक्स किंग। वो किसको देते थे? एज अ टैक्स किंग को देते थे, वेरी स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन। अगर कभी ऐसा हो गया कि कैलेमिटीज़ आ गए नेचुरल, जैसे बाढ़ आ गई या फिर सूखा हो गया, तो उस समय किंग जो था वो कभी कभी रिड्यूस कर देते थे कि इससे भी कम कर दो, या फिर लेते भी नहीं थे। तो इसी तरह से जो भी किसान थे वो अच्छी खासी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे, पैसे की भी कमी नहीं थी, अनाज की भी कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया ने और इंडिया के अंदर जो भी उसने कंट्रोल कर लिया, तो इसी तरह से इंडिया की जो थी सिस्टम फार्मर्स की पूरी चेंज हो गई, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ठीक है, द ब्रिटिश चेंज एवरीथिंग ना। कॉलोनियल एग्रीगेन पॉलिसी, एग्रीगेन मतलब होता है एग्रीकल्चर, सो एग्रीगेन का मतलब हो गया एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो थे ब्रिटिश। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश। ठीक है, या मीन्स कॉलोनियल, क्योंकि वो जो है यूरोपियंस को कहा जाता है कॉलोनी, बिकॉज वो लोग कॉलोनी बना के रहते हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग। तो इंडिया ने भी, इंडिया के अंदर उसने अपनी एरिया बना ली रहने के लिए, कॉलोनी। तो इसी तरह से कॉलोनियल एग्रीगेशंस। ठीक है, इसका मतलब ब्रिटिशर्स की रूल्स। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उनको राइट्स मिल गया। सबसे पहले बंगाल में उन्होंने किया, फिर बिहार में गए, फिर उड़ीसा में गए। धीरे धीरे बैटल उनके साथ जो हुई थी, बॉक्सर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर के कारण ये तीनों एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, पावर आ गया उनके अंदर। फिर द कंपनी दे नीडेड मनी टू बाय गुड्स, तो जब उनको पैसे चाहिए थे सामान खरीदने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि अब हमको क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, अपने को रूल करना चाहिए, ताकि अपनी इतनी बड़ी जो लोग हैं उनको पेमेंट करना, आर्मी जो है उनको पेमेंट करना है, तो हम पैसे कहाँ से लाएं। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी वो की, अब उसका मेन मकसद था कि हम पैसे कैसे कमाएं। सिंस लैंड रेवेन्यू, तो वहाँ पे उस समय भी जो काम था वो किसानों के पास क्या काम था, कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री तो थी नहीं, तो मेन था उनका काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसी तरह से उन्होंने सोचा कि सिंस लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, जो हम एग्रीकल्चर से लेते हैं टैक्स, उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। ठीक है, तो इसी तरह से वो लास्ट ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था। तो इसी तरह से ब्रिटिश ने सोचा कि मोर रेवेन्यू जो हो सके, कि हम कैसी भी करके अर्निंग करेंगे, रेवेन्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, और जितना हो सके हम टैक्स इनसे लें। सो दे रिवाइज्ड, तो इन्होंने क्या किया, रिवाइज मतलब चेंज करना पॉलिसी के अंदर द होल रेवेन्यू सिस्टम। जो पैटर्न था, जो वो लोग थोड़ा सा, मतलब बड़ा सा है ज़मीन है, तो उसमें से जितना है थोड़ा सा एक हिस्सा हम पहले लोग जो थे वो किंग को देते थे। ठीक है, बाकी जो था वो किसके पास था, वो पहले इतना सा हिस्सा किंग को दिया लैंड का, लैंड प्रोडक्शन जो था जो भी बनाया उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा दिया, बाकी 1/3 जो था उनको दे दिया, और 3/4 जो था, ठीक है, 70% मान लो उन्होंने अपने पास रखा फार्मर्स ने, और 30% किंग को दे दिया। तो फिर अच्छा था सिस्टम। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरे सिस्टम को सोचा कि वो सिस्टम को चेंज कर दे। द कंपनी इंट्रोड्यूस रेवेन्यू सिस्टम, अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम यूज़ किया, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम एंड रटवारी सिस्टम, ताकि उनसे, किसानों से कैसे भी करके
वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करे। तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था वो डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ अर्लियर ज़मींदार जो थे, कहा गया कि जो ज़मींदार होते थे बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, हैज़ बिन फंक्शनरीज, ये लोग काम करते थे, who held the right to collect revenue on behalf of the Mughal emperors and his representative the Diwan in Bengal। तो कहा गया कि जो लोग यहाँ पे ज़मींदार थे, कहाँ पर, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, सबसे पहले, क्योंकि तीनों स्टेट में उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल किया था उस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो लोग क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे, और उनको ये करने के लिए किसने कहा था, मुगल्स ने, मुगल्स अम्पायर्स ने, ताकि वो तो नहीं जाएंगे, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया था, या फिर उसके दीवान जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको दिया गया था ये काम करना। तो दीवान ने किसको दे दिया, दीवान ने गांव के जो ज़मींदार थे, बड़े लोग थे, उनको राइट दे दिया कि आप टैक्स कलेक्ट करना, फिर आप हमें देना, हम जो है किंग को दे देंगे। इस तरह से सिस्टम था। सो द दीवान सप्रेस द ज़मींदार टू इंश्योर दे वे आर नाइदर लैक नॉर ओवरली stringent। When the East India Company was awarded the Diwani or overlordships of Bengal by the emperor following the Battle of Buxar in 1764, it found itself short of trained administrator, especially those familiar with local customs and law। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब जो है दीवान जो थे, अब यहाँ पे दीवान क्या करते थे, दीवान का मेन काम था कि वो ज़मींदार को, दीवान का मेन काम था कि दीवान क्या करेंगे, ज़मींदार के ऊपर नज़र रखेंगे कि ज़मींदार कितना टैक्स ले रहा है किसान से और कितना उन्हें दे रहा है। बहुत ज़रूरी था, नादा लैक्स नॉर ओवरली स्टूडेंट, ना ही ज़्यादा उनसे लेना है, ना ही उनको ऊपर ज़्यादा परेशान करना है। इस तरह से वो कितना टैक्स ले रहे, अपने ऊपर कितना रख रहे, उस तरह से वो उसके ऊपर सुपरवाइज़ करते थे। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे बस उनको दीवानी दे दी गई, किसकी, बंगाल की दे दी गई थी। किसने दिया था, मुगल्स ने दिया था। और साथ में जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बंगाल से, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो वहाँ का एरिया उसने जीत लिया। अब वो टैक्स खुद कलेक्ट करेंगे, अब वो वहाँ के दीवान बन गए, अब वो वहाँ पे रूल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बंगाल्स की तरह उस तरह से पूरा एरिया जो था अब ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। इट सेल्फ शॉर्ट ऑफ ट्रेन, लेकिन देखा गया उसके पास जो भी लोग थे उनके पास वो तरीका नहीं था किस तरह से लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, इस तरह से स्पेशली दोज फैमिलियाँ, क्योंकि जो लोग विथ लोकल कस्टम्स और लॉ जो था पुरानी उसके अकॉर्डिंग करना, और लोग वो बहुत दिक्कत होने लगी उनको। सो एज अ रिजल्ट लैंड होल्डर वे अनसुपरवाइज्ड और रिपोर्टेड टू करप्ट एंड इंडोलेंट ऑफिसर्स। तो देखा गया कि अब जो लोग जिनको उन्होंने रखा था ब्रिटिशर्स ने, कहा गया वो ट्रेंड नहीं थे, फिर वो फैमिलियर थे लोकल कस्टम्स कि वहाँ पे लोग क्या करते, लॉ क्या करते हैं, कैसा है। तो उसी तरह से कहा गया कि वो लोग ने भी चीटिंग करना शुरू किया, मतलब पेमेंट टैक्सेस लेते थे लेकिन करेक्टली टैक्स जो था वो किंग उसको ब्रिटिशर्स को नहीं देते थे। तो एज अ रिजल्ट लैंड होल्डर जो था वो उसको भी ऊपर सुपरवाइज करने के लिए रखा गया। देखा गया तो वो भी करप्ट निकला, चीटिंग करने लगे वो भी, और अलग अलग ऑफिसर्स जो थे झूठ बोलने लगे इसी तरह से। सो द रिजल्ट वॉज दैट द रेवेन्यू वॉज एक्सट्रैक्टेड विदाउट रिगार्ड फॉर फ्यूचर इनकम और लोकल वेलफेयर। तो देखा गया सब ने जो था सिर्फ और सिर्फ किसको लूट रहे थे, वो किसानों को लूट रहे थे, टैक्स ले रहे थे, लेकिन किसी ने उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके लिए कि अगर सोचो कि अगले साल फसल नहीं हुआ तो बेचारे क्या खाएंगे, किसान क्या खाएंगे, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। सभी ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा और अपने लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। Many appointed as tax farmer absconded with much revenue as they could during the time period between inspections। अब जितने सारे टैक्स फार्मर जितने सारे थे अपॉइंट किया था रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए, मच एज रेवेन्यू एज ए कुड ड्यूरिंग टाइम, देखा गया बिटवीन इंस्पेक्शंस के काम कि वो लोग सही नहीं है, वो लोग कुछ ना कुछ धोखा कर रहे कहीं ना कहीं से। सो द ब्रिटिश
पार्लियामेंट्री टुक नोट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नोट लिखा ऑफ द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिस्टम, कि जो ये इतना सिस्टम जो बनाया ये एकदम इसका फेल है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा, वो एकदम सबसे फेल हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। सो इन 1784 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विलियम पिट द यंगर डायरेक्टर द कैलकटा एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑल्टर इट्स इमीडिएटली, उन्होंने कहा इस सिस्टम को हमें अभी चेंज करना है, ये सिस्टम एकदम बेकार है, सही नहीं चल रहा है। तो 1786 में चार्ल्स कॉर्नविल्स आए, वॉज सेंट आउट टू इंडिया, उनको यहाँ इंडिया भेजा गया ताकि वो रिफॉर्म करे, कुछ चेंजेस करे इस सिस्टम के अंदर, वो चेंजेस करे, प्रैक्टिस जो भी थी उसको चेंज करे। फिर परमानेंट सेटलमेंट, अब यहाँ पे देखो कहा गया 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उन्होंने सबसे पहला फर्स्ट प्रपोज उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टम शुरू करना चाहिए, उसका नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। चेंजिंग द पॉलिसी देन बीइंग फॉलोड बाय कैलकाटा, जिस तरह से कैलकाटा में जो फॉलो हो रहे थे उसको उसके बेस पे विच वे अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज टैक्सेशन, जिससे ज़मींदार जो थे उससे टैक्स ले रहे थे उस सिस्टम को, उससे बंद करके। बिटवीन 1786-1790 में न्यू गवर्नर जनरल जब कॉर्नविल्स आए एंड सर जॉन शोल्स, इन लोगों ने एंटर्ड अ हीटेड डिबेट, दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी लंबी बहस चली ओवर वेदर और नॉट टू इंट्रोड्यूस, ताकि एक ने कहा कि हमें ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ज़मींदार के साथ करना चाहिए, दूसरे ने कहा कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, टू बी श्योर। तो जो सर जॉन शोर थे आर्ग्यू दैट द नेटिव ज़मींदार वुड नॉट ट्रस्ट द परमानेंट सेटलमेंट टू बी परमानेंट एंड दैट वुड टेक टाइम बिफोर देयर रिलायंस वॉज जेन्यून। तो उन्होंने क्या, शोर ने कहा कि जो ज़मींदार है उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि परमानेंट सेटलमेंट जो पॉलिसी वो कैसा है और हमें कैसा करना चाहिए, इससे तो अच्छा है जब तक उसको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी हमें ये। तो इस तरह से उनके बीच में जो बहस हो रही थी। सो द मेन एम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वॉज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीगेट क्राइसिस, इसका मेन मकसद यही था कि जो भी प्रॉब्लम हो रही थी किसानों को, क्योंकि परेशान कौन हो रहा था, किसान, सारे लोग अलग अलग उनसे यही पैसे ले रहे थे, तो इस तरह से जैसे फेमाइन आया, सूखा आ गया, तो बेचारे लोग जो है उनके पास अनाज नहीं है तो वो टैक्स कैसे बनेंगे। सो विच हैड रिजल्टेड इन लो एग्रीकल्चर, और साथ साथ उनके पास जो थे जो भी अनाज थोड़े बहुत थे, अब जो उसका रिजल्ट निकला था, जो अनाज वो उनसे जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका आउटपुट जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा, अनाज कम होने लगा। सो द ब्रिटिश ऑफिसर थॉट दैट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कि हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रेड के अंदर एंड रिसोर्सेज, ताकि हमारा स्टेट जो है रेवेन्यू टैक्स अच्छे से, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे तो किसान अच्छा, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा अनाज होगा, तो हमारे पास टैक्स ज़्यादा आएगी। इसी तरह से इसने इस बारे में सोचा। फॉर दिस परमानेंट, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, परमानेंट फिक्सिंग द रेवेन्यू एंड सिक्योरिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज डन, अ सिस्टम केम टू बी नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। तो इसी तरह से इनके बीच में जो बहस होने के बाद फिर इन्होंने फिक्स कर दिया कि हम ये सिस्टम को शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और लैंड रेवेन्यू भी फिक्स कर देंगे कि किसके पास जितना प्रॉपर्टी, इसके हिसाब से वो टैक्स देगा, और इसी सिस्टम को हम कहेंगे कि ये परमानेंट सिस्टम है, ठीक है। नाउ दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका मेन फीचर्स क्या था, द स्टेट हैड नो डायरेक्ट कंट्रोल विद द पीजेंट, दे ऑथराइज जमींदार टू कलेक्ट। तो गवर्नमेंट जो भी था उसका कोई कंट्रोल नहीं था पीजेंट के ऊपर, कंट्रोल कौन करेगा, ज़मींदार करेगा। किसके बिहाफ में, क्योंकि ज़मींदार को किसने वहाँ पे रखा है, ज़मींदार को स्टेट ने रखा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त कौन था, ब्रिटिश कंट्रोल कर रही थी। सो ये था, द ज़मींदार कुड सेल एंड परचेस लैंड, ज़मींदार ज़मीन खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। ज़मींदार वॉज मेड हेरिडिटरी ऑनर ऑफ द लैंड अंडर देयर पोजेशंस एंड दे एंड देयर सक्सेसर एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर लैंड। कहा गया ज़मींदार का बेटा बाद में ज़मींदार बनेगा, और जितना सारा कंट्रोल ज़मीन का जैसे उसके पिता का था वैसे बेटे का भी होगा, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। दे आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, और उनको कहा गया कि वो ज़मीन का जो टैक्स है वो किसानों से लेंगे, और एवरी ईयर दे हैड टू पे, और हर साल उनको
फिक्स अमाउंट जो है एक डेट में उन्हें गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर द कंपनी शेयर्स इन द रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंट विद द जमींदार। और इसी तरह से कंपनी ने एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया कि ज़मींदार को इतना पैसा उसे हर साल देना पड़ेगा, एक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर देना पड़ेगा। फिर देखा गया द सिस्टम वॉज फिक्स विद गेव फिक्स एंड रेगुलर इनकम टू द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश ने देखा कि अच्छा हर महीने या फिर हर जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से पैसे तो हमेशा मिल जाते उसको टाइमली। अब ज़मींदार हु कलेक्टेड रेवेन्यू वे ओनली इंटरेस्टेड। अब देखा कि ज़मींदार का सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद रह गया किसानों से पैसे कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब ज़मींदार जो था वो इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ज़मीन जो है कैसी है, उपजाऊ है, ख़राब हो गई है, इसको वो सही करना है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, इसको सही से सुधारना है, ये चीज़ों में इसका ध्यान नहीं था। टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ कर रहा था, बार बार जो से समय बीतता था वो हर साल टैक्स भी इंक्रीज़ करता था ताकि वो अपना पैसा बढ़ा और किंग को जो था वो देना था, ब्रिटिश को जो देना था वो अलग, और उसके साथ साथ उससे भी प्रॉफिट हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में ध्यान दे रहा था। द रेवेन्यू टू बी पेड टू द कंपनी वॉज वेरी हाई, और जो कंपनी को वो देना था वो भी बहुत ज़्यादा था, उसको देने के बाद उसे खुद को अपना प्रॉफिट भी देखना था। तो ये सभी जो थे बेचारे किसान ही रह रहे थे उनको। ऑल्सो द रेंट पेड बाय द पीजेंट टू द जमींदार वॉज इक्वली हाई विच मेड द लाइफ ऑफ द पीजेंट डिफिकल्ट। अब ज़मींदार इतना सारा पैसा जो उनसे ले रहा था अब किसानों से, इससे किसानों की ज़िंदगी जो थी पहले से अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दे टुक लोन, अब उनको सुधारने के लिए लोन लेने लगे। अगर लोन जो है नहीं चुका पाए तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन बेचना शुरू कर दिया ताकि भाई कैसे छुटकारा मिले इनको। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो ज़मींदार जो थे पूरी किसानों को मतलब देख लो कि लूटना शुरू हो गया। द ब्रिटिश एंड ज़मींदार ऑल्सो फेस अ बिट ड्यू टू द फ्यूचर ऑफ दिस सेटलमेंट। ना अब यहाँ पे कहा गया द ब्रिटिश और ज़मींदार को भी कभी कभी प्रॉब्लम से, जैसे कि अगर फसल हुआ ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया, अनाज है ही नहीं किसानों के पास तो वो कहाँ से देंगे। लेकिन ज़मींदार को कहा गया था कि कुछ भी हो लेकिन उनको हर साल पैसे देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। सो द ज़मींदार वॉज फेल्ड टू पे द रेवेन्यू टू द कंपनी लॉस देयर टाइटल ऑफ ज़मींदारी। अगर किसी ने ऐसा करना वो नहीं दे पाया तो उससे ज़मींदारी सिस्टम छीन ली जाएगी। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज द कंपनी नेवर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। लेकिन जब प्रोडक्शन अगर अनाज बढ़ जाता था किसानों का तो उससे किसानों को फ़ायदा किसको होता था, ज़मींदार को, ब्रिटिशर्स को नहीं होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का फिक्स अमाउंट था उसको देना था। ऑल्सो दे कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू एज इट वॉज फिक्स्ड, और वो भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उन्होंने फिक्स रखा था। सो द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्वॉल्व 3 पार्टीज। तो हमने क्या देखा, ब्रिटिश, फिर ब्रिटिश किसको दिया ये राइट्स, दिया ज़मींदार को। ज़मींदार किससे लेगा, पीजेंट से लेगा। तो यहाँ से 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, ब्रिटिश, ज़मींदार और पीजेंट। तो कहा जा रहा है इसमें 3 पार्टीज हो गए, गवर्नमेंट, ज़मींदार एंड पीजेंट। एज पर दिस सेटलमेंट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ज़मींदार वॉज फिक्स्ड बट द रोल ऑफ द पीजेंट वॉज नॉट एट ऑल डिफाइंड एंड द पीजेंट वे आर पुट एट द मर्सी ऑफ द ज़मींदार एंड दस दे वे आर वॉस्ट अफेक्टेड टू दिस सेटलमेंट। तो इसी तरह से ब्रिटिश, ज़मींदार और पीजेंट ये फ़ायदा उठा रहा था, सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा उठा रहा था। फिर ये लेता इनसे पैसा, फिर लेने के बाद ये ब्रिटिशर्स को देता, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये उठा रहा था। ब्रिटिशर्स का तो फिक्स था कितना ही देना है, इनका बढ़ता था। तो इसी तरह से कमज़ोरी और जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ किसको हो रही थी, पीजेंट की। पीजेंट के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। तो धीरे धीरे देखा गया पीजेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगा। तो इसी तरह से इस सिस्टम को बंद करके दूसरा सिस्टम शुरू किया गया, वो था महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज ये परमानेंट सिस्टम के इतना ही पढ़ लो और उसको रीड आउट कर लेना चैप्टर्स को, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग महलवाड़ी सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है।